तो दोस्तों देखिए, एक बार फिर से आप लोगों के सामने रीजनिंग की बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार वीडियो लेकर के हर बार की तरह इस वीडियो में भी हम लोग टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले। ये जो आपके टॉप 20 क्वेश्चन है आपके रेलवे से रिलेटेड, एनटीपीसी, ग्रुप डी, आरपीएफ या फिर एसएससी से रिलेटेड, अगर आप जीडी, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएसएल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ज़बरदस्त होने वाली है। तो दोस्तों हर क्वेश्चन को बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ सीखने वाले हैं। तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखिए, शब्द एनोलॉजी से रिलेटेड आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा संबंधे के रूप में। सेम वही क्वेश्चन है, बस इसको संबंधे के रूप में न दे करके इसको शब्दों में लिख दिया। जैसे कह रहा हाथ का अंगुली से वही संबंध है। अगर इसको लिखता संबंधे में तो कैसे लिखता, जैसे हाथ का कह रहा है अंगुली से जैसे संबंध होता है, जैसे संबंधे का निशान बना करके उंगली ऐसे लिख दिया। हाथ का संबंध जैसे कह रहा है उंगली से है, वैसे ही कह रहा है कि पेन का संबंध किससे होगा। अब यहाँ पर सेम वही लॉजिक लगेगी, कोई अलग नहीं लगेगी। जैसे आपको सोचना है कि हाथ का उंगली से क्या संबंध है, तो आप कहेंगे कि हाथ में उंगली होती है। हाथ में क्या होती है? जुड़ी होती उंगली, जिससे बहुत सारे काम आप करते हैं। तो उसी तरीके से पेन में कौन ऐसी चीज़ जुड़ी होती है जो उंगली की तरह व्यवहार करती है। जैसे पेन जो होती है, आप जिससे लिखते हैं उसमें क्या चीज़ ऐसी जुड़ी होती है। तो ऑप्शन में देखते हैं निब, पहला ऑप्शन निब दिया हुआ। तो पेन का जो बिल्कुल जहाँ से पेन चलती है, जिसमें वो गोल जो है, जिसको आप कहते हैं गोल टाइप होता है जो घूमता रहता है, तो बॉल टाइप, वो निब वाला हिस्सा वही होता है। या जो पहले आपकी वो इंक वाली आती थी पेन लिखने के लिए, तो निब का एकदम कह सकते हैं स्टार्टिंग वाला हिस्सा पेन का, जहाँ से आप लिखते हैं। अब पेंसिल है, पेंसिल तो पेन से अलग हो गई, उसको छोड़ दीजिए। स्याही क्या होती है? वो पेन के अंदर होती है। तो हाथ उंगली का अगर संबंध बात करता तो हाथ का अगर ब्लड से संबंध कहता तो उस वक्त पेन का स्याही से संबंध हो सकता था, तो स्याही भी गलत हो गया। होल्डर पकड़ने वाले, तो ये तो एकदम अलग है। तो निब जो होगी वो उंगली की तरह ही व्यवहार करती है। जैसे हाथ में उंगली होती है वैसे पेन में क्या होती है? निब। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए जिसका आंसर आता रहेगा तो आप कमेंट करते रहिए। क्या कह रहा है कि दिए गए अक्षर युग्म, क्या कह रहा है? त्रिक है, 3 के रूप में है। कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह त्रिकों में प्रत्येक विशिष्ट त्रिक के अक्षर समूह एक निश्चित तर्क का पालन करते हुए आपस में संबंधित है। दिए गए त्रिकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से उस त्रिक का चयन कीजिए जिसके अक्षर समूह समान तर्क का पालन करते हैं। कहने का मतलब ये, जैसे ACE दिया हुआ, BDEF और CEG, ये तीनों त्रिक किसी न किसी रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे SUW, TVX और UWY भी एक दूसरे से किसी न किसी रूप से जुड़े हुए हैं। तो जिन रूप से, जिन लॉजिक से ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सेम लॉजिक हमें चारों ऑप्शन में ढूंढ लेनी है कि वही लॉजिक आखिर इन ऑप्शन में से किस में है। तो चलिए देखते हैं पहले क्या ट्रिक लगी हुई है, कैसे जुड़े हुए हैं। सिंपल सा है रूल, A to Z। अगर आपको 1 से 26 तक याद है या फिर उनके उल्टे क्रम याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ACE में मैं देख लेता हूँ, A पहले स्थान पर, C तीसरे पे और E 5वें पे। BDF में मैं देख लेता हूँ, ठीक है, ये संबंधे बना देता हूँ। BDF में B दूसरे पे, D 14 पे, F 6 पे, फिर संबंध है। फिर CEG में देख लेता हूँ, CEG में C तीसरे पे, E 5वें पे, G आपका 7वें पे। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, 1 से 3 बना यानी 2+, 3 से 5 बना या 2+, 2 से 4 बना 2+, 4 से 6 बना 2+, 3 से 5 बना 2+, 5 से 7 बना 2+। आप तो इस रूप में भी इसको चेक कर सकते हैं या फिर ऐसे भी देख सकते हैं। दोनों तरीका हो सकता है कि हो जाए, ट्राई करेंगे। जैसे 1 2 3, 3 4 5, 5 6 7, इस क्रम में भी आप सेट कर सकते हैं इसको। दोनों तरीके से लॉजिक समझ में आ गई। चलिए अब इस वाले को चेक कर लेते हैं। इसमें SUW है, S क्या है? 19, W क्या है आपका? इसमें कामा लगा देता हूँ ताकि 2 अंक वाले दिक्कत ना हो जाए। S आपका 19, U आपका 21, W आपका 23। चलिए ठीक है, संबंध है। नेक्स्ट आपका T 20 है, V 22 है और आपका क्या X है? 24 है, ठीक है, संबंध है। फिर नेक्स्ट आपका नीचे मैं लिख देता हूँ, जगह कम है, U 21 है, W 23 है और Y आपका क्या है? 25 है। तो आप भी इसमें भी ऐसे देख सकते हैं, 2 के क्रम में 19 2 21 2 23, 20 2 22 24, 21 2 23 25। इस क्रम में भी इसको चेक कर सकते हैं। या फिर ऐसे 19 से 20 से 21 हुआ, 21 से 22 से 23 हुआ, 23 से 24 से 25 हुआ। दोनों तरीके से आप ऑप्शन में चेक कर सकते हैं। जैसे मिल जाए वैसे आप ऑप्शन में टिक लगा देंगे। जैसे यहाँ पर पहले वाले ऑप्शन को हम उठा लेते हैं। पहले ऑप्शन में देखिए K 11, M आपका कितना है? 13, O आपका कितना है? आप कहेंगे 15। चलिए 11 13 15 ये 2 क्रम में है, बात तो बनती हुई दिख रही है इसमें। उसके बाद आपका LNP वाले में देख लेते हैं। L आपका कितना है? 12, N आपका कितना है? 14, P आपका कितना है? आप कहेंगे 16। लेकिन यहाँ पर देखिए तो कुछ यहाँ पर गड़बड़ नहीं ना हो रहा है? नहीं ठीक है, मामला तो बिल्कुल मुझको ठीक लगता हुआ दिख रहा है। यहाँ तक मामला आपका सेट है। MOQ का भी देख लेते हैं। MOQ M 13, O आपका 15, Q आपका 17। अब यहाँ पर चेक कीजिए, 11 2 13 2 15,
12 दो 14 दो 16, 13 दो 15 दो 17, या इस हिसाब से देखेंगे तो 2 प्लस यहाँ पर देखिए 11 1 12 1 13, 13 1 14 1 15, 15 1 16 1 17, दोनों तरीके से देख रहे हैं तो पहले ही में हमारा आंसर मिल चुका है। अब दूसरे में ट्राई करने की फिर ज़रूरत क्या है, जब पहले में ऑप्शन मिले टिक लगाएं और आगे बढ़ें। ठीक है, अब बाकी चेक कर सकते हैं, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं, चेक करके बताइएगा क्या पहला ही ऑप्शन सही है या कोई और मिल गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे 6 का संबंध 27 से, 12 का संबंध 54 से, वैसे 8 का संबंध यहाँ पर किससे होगा। 6 से आप 27 कैसे बना सकते हैं। आप कहेंगे कि 6 से 27 तो एक ही तरीके से आप बना सकते हैं कि 6 में अगर हम 5 का गुणा करें, क्योंकि गुणे के रूप में तो आएगा नहीं, तो 6 में 5 का गुणा कर दीजिए, 30 आएगा। 30 में से जब तक 3 घटाएंगे नहीं हमारा 27 बनेगा नहीं। चलिए ठीक है, 12 से 54 कैसे बनाएंगे, यही लॉजिक लगानी पड़ेगी। ठीक है, 12 गुणे 5 -3, 12 पंजे 60 में से 3 घटाएंगे 57 आएगा, तो 54 तो आएगा नहीं, यहाँ पर तो ट्रिक फेल हो गई। चलिए कोई बात नहीं, ऐसा है कि थोड़ा सा अलग हट करके सोच लेते हैं। इसमें जो हमने 3 का माइनस किया वो कैसे आया है। आप कहेंगे कि 3 माइनस किया यानी इसी 6 का बटे में 2 कर दिया, यानी इसी 6 में 5 का गुणा, इसी फिर 6 का आधा करके उसमें माइनस कर दिया गया। तो यही काम यहाँ पर करते हैं, 12 में पहले 5 का गुणा कर देते और माइनस इसी 12 का आधा करेंगे। देखिए जो आप लॉजिक फर्स्ट में अप्लाई करेंगे, सेकंड में वही, थर्ड में भी वही अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि कुछ अलग एक्स्ट्रा आपको काम कर देना, नहीं, कभी आंसर नहीं आएगा। तो 12 पंजे 60 और 12 में से 2 घटा, 12 में 2 से भाग देंगे 6, तो 60 में से 6 जाएगा तो 54। देखिए बिल्कुल सही आ गया। अब चलिए 8 वाला भी वही कर लेते हैं, पहले 8 में 5 से क्या करेंगे, गुणा करेंगे और माइनस 8 बटे में 2 कर देंगे, यानी कि 8 5 40 में से 2 से भाग देंगे 4 आएगा, 40 में से 4 घटाएंगे 36। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग क्या कह रहा है। एसीई को 35 लिखा जाता है, क्या कह रहा है, एसीई को अगर 35 लिखा जाता है, एज को 91 लिखा जाता है, तो केयर को क्या लिखा जाएगा। चलिए देख लेते हैं कैसे लिखा है। इसमें भी सेम वही है, नंबरिंग कर देते हैं, ए पहले पे, सी तीसरे पे, ई 5वें पे। आप कहेंगे कि अगर इनको जोड़ा जाए, घटाया जाए, गुणा भाग कुछ भी करके हमें 35 तो लाना है। कैसे लाएंगे, उल्टे क्रम वाला। देखिए इसे तो नहीं आ रहा है ना गुणा करने पर ना जोड़ने पर, उल्टे क्रम वाला देख लेते हैं। ए का उल्टा 26, ठीक है, सी का उल्टा आपका क्या होता है, x होता है यानी 24, ई का उल्टा v यानी 22। ये तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ से तो बात नहीं बनी, 35 कैसे भी नहीं आया। एक तरीका हो रहा है, इनका स्क्वायर कर देते हैं, 1 का 3 का 5 का। आप कहेंगे 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25। अब आपका देखिए 35 आ जाएगा। चलिए यही काम आप अगले में ट्राई कर दीजिए, AGED में। अब यहाँ पर देखिए ए पहले पे, जी 7 पे, ई 5 पे, डी 4 पे, सबका स्क्वायर करके ऐड कर लेते हैं। तो 1 7 7 49, आपका क्या है 50 25 और 4 चौक को 16। आप कहेंगे कि चलिए 49 1 50 हो गया, 50 और दोस्तों 20 70 75 हो गया, 75 और 10 81 और 10 91 यानी 91 आ चुका है। बस इसी ट्रिक से इसका आंसर आप लोगों के लिए कमेंट कीजिएगा। चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू, p माइनस क्यू का अर्थ p गुणे क्यू, p गुणे क्यू का अर्थ p भागे क्यू, p भागे क्यू का अर्थ p प्लस क्यू है, तो 5 + 6 - 75 गुणे 15 प्लस भागे 30 का मान बताइए। देखिए बोर्ड मास रूल तो लगाना ही लगाना है, थोड़ा सा इसमें गणितीय संक्रिया क्वेश्चन में थोड़ा सा बदल दिया। तो देखिए मैं यही कोशिश करता हूँ कुछ ऐसे क्वेश्चन कराने की जो यूनिक टाइप हो, जो आपको कहीं देखने को ना मिले, क्योंकि वैसे क्वेश्चन अगर आप करते हैं, यही बार बार मैं समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर वैसे क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लेते जिनको अदर बच्चे छोड़ दें और वो अगर आप क्वेश्चन करेंगे, तभी आपकी रैंक क्या होगी, बेस्ट आएगी। ठीक है, उनसे अच्छी आएगी। इतना तो क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। चलिए अब इस क्वेश्चन को कीजिए। देखिए कह रहा है p प्लस क्यू का अर्थ p माइनस क्यू है, तो हम क्या करेंगे उस तरीके से p और q के रूप में इसको तोड़ेंगे। जैसे p प्लस क्यू मान लेते हैं, 5 को p और 6 को q, तो p प्लस क्यू का माइनस मतलब कह रहा है p माइनस क्यू, तो हम प्लस की जगह 5 + 6 दिया हुआ तो 5 - 6 लिख देंगे। अब इस 6 को लेंगे और आगे थोड़ा सा ये लाइन चेंज कर दिया तो वहाँ पे थोड़ा आप गड़बड़ा जाएंगे, तो यहाँ पे मैं 75 को फिलहाल लिख देता हूँ, फिर नीचे समझ लेंगे। अब 6 और -75, यहाँ पर फिर 6 को p कर देंगे और इसको q कर देंगे। अब p माइनस क्यू का अर्थ क्या कह रहा है आगे देखेंगे। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है p माइनस क्यू का अर्थ p गुणे q है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुणे का चिन्ह बना करके 75 लिख देंगे। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, फिर यहाँ पर इसको जोड़ेंगे 75 गुणे 15। अब इसको p मानेंगे, इसको q मानेंगे, यानी p गुणे q वाले को हमें देखना है कि चेंज करके क्या कर रहा है। p गुणे q क्वेश्चन में कह रहा है कि p भागे q बन जाएगा, तो यहाँ पे भाग बना करके 15 लिख देंगे। अब क्या कर रहा है 15 भागे 30, यानी p भागे q का मतलब क्या है p प्लस q, यानी कि यहाँ पे अब हमें प्लस बना देना है और 30 को लिख देना है। बस हो गया काम खत्म। अब यहाँ पे बोर्ड मास्टर लगा दिए, यहाँ पे 15 × 5 = 75, 5 आएगा और दोस्तों इस 5 का क्या करेंगे, इस 6 में गुणा करेंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। ये माइनस में है -30,
और ये +30 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, बचेगा 5। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी गणितीय संक्रिया से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं यदि 67 को 1764, 93 को 729 और तो 74 का मान दिए गए विकल्पों से किसके बराबर होगा। यानी 67 को जिस लॉजिक से हमने 1764 लिखा हुआ है, ठीक, 1764 लिखा हुआ, और 93 को जिस लॉजिक से हमने 729 लिखा हुआ है, बस उसी लॉजिक से 74 का मान हमें निकाल देना है। देखिए यहाँ पर 729 परफेक्ट स्क्वायर है, 1764 परफेक्ट है, इसको इतना तो कन्फर्म है, ठीक है। 729 की इसका परफेक्ट स्क्वायर है ये तो पता है, लेकिन 1764 थोड़ी बड़ी संख्या तो दिक्कत तो होगी। तो चलिए थोड़ा सा ट्राई करते हैं कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं। लेकिन दोस्तों अगर 93 का स्क्वायर करेंगे तो 729 नहीं आएगा, क्योंकि ये 27 का होता है। 27 का होता है तो इसी ट्रिक से मैं बनाऊंगा यहाँ पे, इसी ट्रिक से ही मैं बनाऊंगा यहाँ पे अपना सिस्टम कैसे काम करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे छोटी संख्या थी, पता चल गया। 27 93 को आप कैसे बना सकते हैं, एक ही तरीका है, दोनों अंकों का गुणा कर दीजिए। आप कहेंगे कि 9 तरीके 27 और फिर इसका स्क्वायर कर दीजिए तो आपका 729 आ जाएगा। अब यहाँ पर वही काम करेंगे, आप करेंगे इन दोनों का गुणा तो आप कहेंगे 42 हो जाएगा, और दोस्तों 42 का स्क्वायर करेंगे तो 1764 ही आएगा। आप कहेंगे कैसे आएगा, हमें तो 42 का स्क्वायर पता ही नहीं, तो थोड़ा सा ट्रिक भी समझ लेते। 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, अब 4 और 2 के रूप में हो गया। अब इसकी ट्रिक सीख रहे हैं दोस्तों, सेकंडों लगेगा, टाइम नहीं लगेगी। अब यहाँ पर इसका वर्ग करेंगे, इधर लिख देंगे, आप कहेंगे कि 2 दूना के 4 होगा। 2 अंक में इसको कन्वर्ट कर देंगे तो लेफ्ट साइड में एक 0 बना, जब भी 1 अंक में मान आए तो 2 अंक में उसे कन्वर्ट कर देना, और 2 अंक में आए तो कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब यहाँ पर 4 का करेंगे तो 4 चौको 16 हो जाएगा, दोनों का हमने कर लिया। अब क्या करेंगे, अब करेंगे इन दोनों का गुणा, 4 दूना के 8, फिर इस 8 का इस 2 में गुणा जो स्क्वायर दिया हुआ है, 8 दूना 16। 16 को कैसे लिखेंगे, एक अंक छोड़ करके 6 और 1 ऐसे लिख देंगे सभी में से, उसके बाद जोड़ देंगे 4 6 7 1, 1764 आ गया, काम हो गया। अब इसी क्रम से इसको देखिए, 7 चौको 28, बस। अब आपको जो मैंने ट्रिक बताई हुई है उसी ट्रिक से 2 पार्ट में डिवाइड करके इसका भी आंसर आप लोगों के लिए कमेंट कीजिए, ठीक है। कुछ कलम चलाएंगे तभी जाकर के काम बनेगा, सिर्फ वीडियो देखने से तो काम बनने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है 4 शब्द दिए गए जिनमें से 3 किसी तरीके से संगत और एक असंगत है, असंगत का चयन कीजिए। कॉमिक्स है, फिल्में है, डॉक्यूमेंट्री, एनिमेशन है। देखिए फिल्में जो होती हैं पर्दे पर या तो देखते हैं, या तो टीवी पर देखते हैं, तो या पर मोबाइल यानी वीडियो के रूप में देखते हैं। डॉक्यूमेंट्री वीडियो के रूप में देखते हैं, एनिमेशन वीडियो के रूप में देखते हैं, लेकिन कॉमिक्स क्या है, ये बुक के रूप में होती है, तो ये क्या हो जाएगी, असंगत हो जाएगी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, विषम की पहचान करने के लिए कह रहा है, पहले ए में दिया हुआ S18, बी में दिया हुआ U20, सी में दिया हुआ Y25, डी में दिया हुआ W22। आप कहेंगे कि एस जो होता है 19वें स्थान पर दिया हुआ लेकिन दिया हुआ 18। आप कहेंगे यू जो होता है 21वें स्थान पर दिया हुआ लेकिन दिया हुआ 20। आप कहेंगे Y 25वें स्थान पर दिया होता है लेकिन ये तो 25 ही दिया हुआ है। आप कहेंगे W 23वें स्थान पर होता है लेकिन यहाँ पर 22 दिया हुआ है। अब यहाँ पर देखिए 19 से 1 कम यहाँ पर दिया हुआ है, 21 से 1 कम यहाँ पर दिया हुआ है, 23 से 1 कम यहाँ पर दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर सेम टू सेम दे दिया है, यानी कि ये बिल्कुल सही दिया हुआ है। लेकिन ये विषम पूछ रहा है, सही थोड़ा ना पूछ रहा है, ये विषम पूछ रहा है, तो विषम इसी पे ही हमें टिक लगाना है। बाकी तो आपका गलत दिया हुआ है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये आपका सही दिया हुआ है। तो लेकिन ये विषम पूछ रहा है, तो 3 तो एक जैसी क्वालिटी वाले हैं, जो अलग क्वालिटी का रहेगा वो अलग विषम रहेगा, जो कि सी में है, सी है और सी ऑप्शन दिया हुआ ए में। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला यहाँ पर देखिए, कह रहा है दिए गए समूह में समान आकृतियों को दर्शाने वाले विकल्प का चयन कीजिए। समान आकृतियों को दर्शाने वाले यहाँ पर देखिए 3-3 का ग्रुप बनाया हुआ है, 3-3 का, तो हमें 3-3 का ग्रुप बनाना है। जैसे पहली आकृति आपको दिख रही है, त्रिभुज के अंदर एक छोटा सा, त्रिभुज के अंदर कहिए, त्रिभुज के पेट में कहिए, त्रिभुज के पेट में जैसे 1 नंबर को हमने ले लिया, त्रिभुज के पेट में एक छोटा सा सर्किल बना हुआ है। अब किसी और के पेट में फिगर दिख रहा बना हुआ, आप कहेंगे कि बिल्कुल 5 के, देखिए अष्टभुज है, उसके अंदर एक छोटा सा पेट में चतुर्भुज बना हुआ है, यानी 1 ले लिया हमने, 5 ले लिया, वैसे ही दिखने वाली आकृति। फिर आप देखेंगे कि 8वें नंबर पर जो है सर्किल के पेट में छोटा सा सर्किल बना हुआ है, यानी कि 8, ये एक जैसे देखने वाले हैं। तो इसमें ये इधर उधर दे सकता है, 5 1 8 भी लिख सकता है, 8 1 5 भी लिख सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता। इनके क्रम इधर उधर रहेंगे, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये पूरा एक सेट बन चुका है, एक सेट बन चुका है। अब दूसरा सेट 2 नंबर वाला देखते हैं। जैसे 2 वाला हमने देखा तो क्या था, एक सर्किल था और उसके बगल में उससे जुड़ा हुआ, थोड़ा सा जुड़ा हुआ, कुछ जुड़ा हुआ एक त्रिभुज है, ठीक है, तो वैसा ही फिगर देते हैं। अब यहाँ पर तीसरे नंबर वाला क्या सेम टू सेम है? नहीं, इसमें दोनों फिगर एक जैसे हैं। इसमें क्या है, एक सर्किल एक त्रिभुज है, लेकिन इसमें दोनों वर्ग हैं। तो यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए 2 तरह के फिगर, एक आपका वर्ग है या आयत कह सकते हैं, और एक सर्किल है, यानी 4 उसके जैसा है। फिर अलग अलग वाला कौन है, यहाँ पर देखिए आयत और वर्ग है, यहाँ पर 9 वाला, यानी 2 4 9 वाले मिल गए। फिर ऑलरेडी जो बचे हुए हैं 3 नंबर वाले
और कौन से बचे हुए हैं 6 नंबर वाले और 7 नंबर वाले एक ग्रुप में रख दीजिए। अब देखिए 1 5 8 या 1 8 5 लिखा हुआ, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए 1 8 5 यहाँ पर भी है, चलिए ठीक है। उसके बाद आपका 7 6 3, 7 6 3, हाँ ये देखिए 7 6 3 यहाँ पर है। और उसके बाद 2 4 9 या 4 2 9, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ये आपका सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। यहाँ पर कह रहा है कि कौन सी संख्या आएगी। यहाँ पर क्या है 2 है, क्या है 2 है, 14 है, 70 है और आपका क्या है 210। ये तो बहुत आसान है, इसमें बहुत आसान है, कुछ है नहीं, मुझको कुछ दम नहीं लग रहा क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि 2 में 7 का गुणा करने पर 14 बन रहा है और 14 में 5 का गुणा करने पर 70 और 7 तरीके 3 का गुणा करने पर आपका 210 बन जाएगा। तो ये किस क्रम में है, 7 5 -2, 5 3 -2, यानी नेक्स्ट भी -2 होगा, यानी इसमें गुणा 1 होगा, 210 में 1 का गुणा होगा तो 210 ही आ जाएगा, जो देखिए ऑप्शन सी दिख रहा है। आसान था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है उस अक्षरांकीय समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर, यानी यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ, हमेशा आपकी नज़रें ऑप्शन की तरफ होनी चाहिए, ठीक है। ये हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन से आपकी ट्रिक मिलती है। तो ऑप्शन में अगर देखते हैं तो जी दोस्तों आपका 1 में 2 में 3 में 4 में, तो हमें पहला ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, उस पर मेहनत मत कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर लास्ट वाले पर देखते हैं H 3 में है तो उसको मत कोशिश कीजिए अभी ढूंढने की। अब संख्या देखिए, अगर भिन्न भिन्न चारों में रहे सिर्फ एक को हम ढूंढ लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे अब देखिए 125 225 144 150 संख्या ऐसी है जो कि चारों में अलग अलग है, तो संख्या को अगर हम निकाल लेते हैं तो वहाँ से आपका कुछ करना नहीं पड़ेगा, बस एक ही में काम बन जाएगा। यहाँ पे संख्या कितनी है 9 है, यहाँ पे संख्या कितनी है 49 है, यहाँ पे संख्या 121 है, 9 3 का स्क्वायर, 49 7 का स्क्वायर, 21 आपका 11 का स्क्वायर। अब यहाँ पर किस क्रम में आगे बढ़ रहा है मामला, यहाँ पर मिसिंग संख्या में निकालिए। आप कहेंगे कि 3 का स्क्वायर उसके बाद 7 यानी +2 हुआ, 7 का स्क्वायर उसके बाद 11 यानी +4 का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 2 के क्रम में बढ़ रहा है। देखते हैं 6 प्लस करके 11 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, आप कहेंगे कि 11 6 15 हो जाएगा और 15 का स्क्वायर करेंगे 225, 225 जहाँ पर दिख रहा है वही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिख रहा है 225। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी मिसिंग संख्या से रिलेटेड है, कह रहा है कि यहाँ पे कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पर चूंकि बहुत कम पजल है, इसमें रो कॉलम बहुत कम दिया हुआ है, रो तो ज़्यादा दिया हुआ, कॉलम बस 2 ही है, तो इसमें बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर लेंगे। जैसे यहाँ पर ऐसे भी देख सकते हैं या ऐसे भी देख सकते हैं। अगर आप कॉलम में देखते हैं तो आप देखेंगे 35 से 33, 33 से 49 बन रहा है, यानी 35 से 33 बनने में कितना माइनस हो रहा है, आप कहेंगे कि -2 हो रहा है। फिर 33 से 49 बनने में प्लस हो रहा है क्या, हाँ यहाँ पर तो प्लस हो गया, नहीं एक माइनस एक प्लस हो रहा है, मामला मुझको सेट नहीं लग रहा है। यहाँ पर चलिए देखिए तो 35 से 42 7 फिर माइनस हो गया, नहीं ये ऐसे नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं 36 वाले में। यहाँ पर 36 में अगर लॉजिक ढूंढते हैं तो 35 से 35 दिखता हुआ मुझको दिख रहा है। यहाँ पर देखिए 35 से 35 हो रहा है, 33 से 42, 33 7 और 2 9, यहाँ पर 9 प्लस हुआ, यहाँ पे 0 प्लस हुआ, यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पर भी सेट नहीं। चलिए थोड़ा सा जिगजैग एक तरीका है वो देख लेते हैं। जैसे 35 से 42 बना, 42 से 49, 49 से 56, 35 से 42 में क्या हो रहा है 35 7 42 +7 हुआ, 42 से आपका 49 में +7 हुआ, 49 से 56 में +7। यहाँ पर कुछ लॉजिक मिली। अब यहाँ पर देखते हैं 35 से 33, 33 से 31, 31 से आपका मिसिंग था, 35 से 33 में -2, 33 से 31 में -2, यानी 31 से मिसिंग संख्या में -2 होना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इसमें भी सभी बराबर हो रहा है, जो भी हो रहा है प्लस हो या माइनस हो, जो भी हो रहा है बराबर हो रहा है, तो इसमें भी बराबर ही होगा, -2 -2 होना चाहिए। तो 31 में 2 माइनस करेंगे 29, तो 29 आपका बी दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन दिशा धुरी का क्वेश्चन है, यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए दाहिनी साइड पूरब होता है, बाईं साइड पश्चिम होता है, नीचे आपका दक्षिण होता है, ऊपर आपका उत्तर होता है। अब चलिए इसी क्रम में देखते हैं। कह रहा है कि क्यू एक बिंदु से चलना शुरू करता है, कोई एक बिंदु है वहाँ से क्यू क्या कर रहा है चलना शुरू करता है, कह रहा है और दक्षिण की ओर 42 मीटर चलता है। दक्षिण का मतलब नीचे, नीचे वो क्या कर रहा है 42 मीटर चल रहा है, दक्षिण का मतलब नीचे होता है दोस्तों। कह रहा है फिर वो दाएं मुड़ता है और 2 मीटर चलता है। देखिए दक्षिण की तरफ जाएंगे तो अगर वो दाएं मुड़ने के लिए करेगा तो आप बाएं मुड़ेंगे, अगर वो आप बाएं मुड़ने के लिए करेगा दाएं, यानी उल्टा करेंगे। क्या कह रहा है कि वो दाएं मुड़ने के लिए कह रहा है
क्या कह रहा है कि वो दाएं मुड़ता है तो आप अपने बाएं मुड़ेंगे, और कह रहा है 2 मीटर चलता है तो 42, जिस हिसाब से एक पैमाना मान लीजिएगा 42 आपने ये चला तो 2 हिसाब से आप चलिएगा, ठीक है, 2 मीटर थोड़ा सा और चलने ताकि आराम रहे बनाने में, इस तरीके से। कह रहा है वो पुनः दाएं मुड़ता है। अब ये पश्चिम दिशा हो गई, और दाएं मुड़ेंगे पश्चिम दिशा में तो ऊपर जाएंगे, बाएं मुड़ेंगे तो नीचे। तो कह रहा है कि वो दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है, तो ये दाएं मुड़ा और 30 मीटर, 30 मीटर 42 से कम होगा तो 42 के नीचे ही रहेंगे, क्यू से नीचे ही रहेंगे। अब वो कह रहा है कि 30 मीटर चलता है तो अब यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ पर पहुँचने के बाद पुनः वो कह रहा है और फिर 30 मीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। 30 मीटर चलने के बाद वो कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है। अब ये दिशा उत्तर की हो गई। उत्तर दिशा में क्या होता है, जिधर वो मुड़ने के लिए कहेगा आप अपने उधर ही मुड़ जाएगा। वो बाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो आप अपने बाएं मुड़ेंगे, वो दाएं मुड़ने के लिए कहेगा तो अपने दाएं मुड़। कह रहा है फिर 10 मीटर वो चलता है। 10 मीटर चला, अब यहाँ पे आ गया तो अब क्या कह रहा है, अब क्यू का मुख किस दिशा में है, सभी मोड़ 90 डिग्री के हैं। 90 डिग्री नहीं कहता तब भी हम 90 ही डिग्री मुड़ते, क्योंकि दिशा का जो एक दिशा से दूसरी दिशा का मोड़ होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। नहीं कहता तब भी हम 90 डिग्री, हाँ कहीं कहीं 45 डिग्री भी मुड़ने के लिए कहता है तो वहाँ पर हमें 45 डिग्री मुड़ना है, या फिर उत्तर पूरब की ओर कह दे, दक्षिण पूरब कहे, वहाँ उस स्थिति में हमें 45 डिग्री मुड़ना पड़ता है। अब ये जो दिशा होगी ये आपकी देखिए क्या है, और पश्चिम दिशा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये जो लास्ट वाली दिशा थी ये पश्चिम दिशा है। क्लियर हो गई। नेक्स्ट अगला कह रहा है कि जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, जैसे जयंत नाम का कोई बंदा था, ठीक है, इसी की तरफ इशारा करते हुए गीता ने कहा। देखिए हमेशा इसमें कड़ियाँ जोड़िए, जो नए बच्चे सीखें, जो पुराने बच्चे हैं वो तो मास्टर हो गए होंगे मेरी वीडियो देख करके, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्या कह रहा है कि जयंत की ओर इशारा करते हुए गीता ने कहा, यानी गीता ने ऐसे एरो बना करके मैंने दिखा दिया जयंत की तरफ, वो इशारा करते हुए कह रहे, क्या कह रहे कि वह राजवीर का इकलौता पुत्र है। जो जयंत है, जयंत राजवीर का, देखिए इस पर ध्यान दीजिएगा, इकलौता पुत्र कह रहा है, क्या इकलौता पुत्र है, ठीक है। इस तरीके से आपको भी लिखना है एरो दिखा करके। जयंत जो है राजवीर का इकलौता पुत्र है। कह रहा है जिसकी 2 बहनें हैं, यानी जयंत की कह रहा है कि 2 बहनें हैं। क्या 2 बहनें हैं, चलिए इस तरीके से, ये बहन नंबर 1 और बहन नंबर 2। चलिए आगे क्या कह रहा है, और उनमें से एक अंशिका है। क्या कह रहा है कि उस बहन में एक अंशिका भी है। चलिए आगे क्या कह रहा है, ध्रुव गीतम का भाई है। ध्रुव गीतम का, गीतम कौन है हमें नहीं पता। चलिए आगे हो सकता है कुछ दे। आगे कह रहा है राजवीर गीतम का दादा है। राजवीर को कह रहा है कि ये क्या है, गीतम का दादा है। और गीतम के बारे में ऊपर कह रहा था ध्रुव गीतम का भाई है। ध्रुव जो था, क्या ध्रुव, वो गीतम का क्या था, भाई था। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे आपने नोट किया, जो मैंने शुरू में ही वो कह दिया था कि जयंत राजवीर का इकलौता पुत्र है। जब राजवीर का इकलौता पुत्र है, इस तरीके से इशारा करना चाहिए था मुझको, क्योंकि कह रहा था जयंत जो है राजवीर का, तो ये एरो ऐसे होनी चाहिए ताकि पता चले कि ये पुत्र है। जयंत राजवीर का इकलौता जब पुत्र है और राजवीर जो है गीतम का जब दादा है, तो दोस्तों दादा किस कंडीशन में होगा, उसके पुत्र का जो पुत्र होगा वही तो दादा होगा। यानी कि जो जयंत हो जाएगा इस गीतम का क्या हो जाएगा, पिता होगा कि नहीं, ये मुझको पहले बताइए। आप कहेंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शंका नहीं है, वो पिता ही होगा। क्या कह रहा है, इसमें कोई शंका नहीं, क्योंकि जब इकलौता पुत्र है राजवीर का जयंत, और राजवीर का जो गीतम दादा राजवीर जो है गीतम का जब दादा लगेगा तो हर हाल में जयंत उसका पिता होगा। क्योंकि अगर कोई और भाई होता, जयंत का मतलब जयंत इकलौता पुत्र नहीं होता, कोई 2-3 पुत्र होते, तो उस कंडीशन में ये पिता वाला मामला फंस जाता। चाचा भी हो सकता था, पिता भी हो सकता था, तो ये मामला फंसता। लेकिन इसमें तो आप क्लियर है, एकदम कन्फर्म है, ये पिता होगा। आगे कह रहा है कि क्या कह रहा है, राजवीर गीतम का दादा है जो गीता की बेटी है। राजवीर क्या कह रहा है, राजवीर गीतम का दादा है जो गीता की बेटी है। ये जो गीतम जो है वो ये भी कह रहा है कि गीता की क्या है, बेटी है। चलिए आगे कह रहा है जयंत गीता से किस प्रकार संबंधित है, यानी जयंत जो है इस गीता का क्या लगेगा। अब जब जयंत इस गीतम का पिता लग रहा है और ये गीतम जो है गीता की बेटी है, यानी गीता क्या हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, तो हर हाल में जयंत और गीता पति पत्नी हो जाएंगे। यानी जयंत जब मेल है और गीता फीमेल है, तो जयंत पूछ रहा है गीता का क्या लगेगा, तो जयंत क्या हो जाएगा, पति हो जाएगा इसका, गीता का। तो ऑप्शन देखिए बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई बात, यहाँ से कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों के समुच्चयों के बीच संबंधों को संरचना ढंग से निरूपित करता है। पत्रिकाएं हैं, मूवीज है, पुस्तकें हैं। अब 3 तो सर्किल ऑप्शन में दिया हुआ है, तो 3 सर्किल हम ले लेंगे। एक प से पत्रिका मान लेंगे, एक मुँह से मूवीज मान लेंगे, एक पू से पुस्तक मान लेंगे। अब हमें देखना है कि पत्रिका मूवी में क्या संबंध है, मूवी पुस्तक में क्या संबंध है, पत्रिका पुस्तक में, यानी तीनों में परस्पर संबंध देखेंगे। तो आप कहेंगे
कि मूवीज़ जो होती है वो तो आप देखते हैं चलचित्र है, लेकिन पत्रिका चलचित्र नहीं है, एक बुक के रूप में होती है, पुस्तक एक बुक के रूप में होती है। तो दोस्तों लेकिन एक चीज़ ये है कि जितनी भी पत्रिकाएं हैं हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं, पुस्तक होती हैं, पुस्तक के रूप में होती है पत्रिका। लेकिन जो मूवीज़ होती है वो भिन्न है, क्योंकि वो चलचित्र है, उसको मोबाइल के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, टेलीविज़न के ज़रिए, पर्दे के ज़रिए आप देखते हैं। ठीक है, तो ये अलग है, ये अलग है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिगर बन के तैयार हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिलोजिज्म से रिलेटेड है। क्या कह रहा है ज़रा देखिए, तो कह रहा है कथन सभी कारें खाद्य सामग्री है। देखिए जो भी कथन कहेगा उस हिसाब से हम डायग्राम बना लेंगे। सभी कारें क्या कह रहे हैं, खाद्य सामग्री हैं। तो हम क्या करेंगे, सभी कार को खाद्य सामग्री के अंदर, किसके अंदर, खाद्य सामग्री के अंदर डाल देंगे। आगे कह रहे सभी गीज़र भी खाद्य सामग्री हैं। ये भी कह रहे साथ साथ कि जितने गीज़र हैं, गीज़र वो भी सभी क्या है, गीज़र नहीं होने चाहिए थे, चलिए 12 जो लिखा उसी को समझिए। जितने भी गीज़र हैं वो सभी के सभी क्या हैं, खाद्य सामग्रियाँ हैं। ठीक है, अब देखिए कार को भी खाद्य सामग्री बना रहा है, गीज़र को भी, तो दोनों को हम क्या करेंगे, गीज़र और खाद्य दोनों को, जैसे यहाँ पर भी मैं लिखता गौ से गीज़र और क से कार, सभी की सभी दोनों क्या है, पूरी की पूरी इस तरीके से कार और गीज़र दोनों को खाद्य सामग्री के अंदर डालेंगे। लेकिन चूंकि यहाँ पर कार और गीज़र से कोई रिलेशन नहीं दिखा रहा है कथन को, इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। इनमें कोई रिलेशन दिखाता तो हम मिलाते, लेकिन कहा नहीं है कथन में कुछ भी, तो हम ऐसे ही अलग अलग इन दोनों को छोड़ देंगे। ऐसा बनेगा आपका डायग्राम, कह सकते हैं ऐसे भी, ऐसे ये बनेगा। अब क्या कह रहा है, निष्कर्ष की तरफ चलते हैं। कह रहा है कुछ कारें गीज़र है। अब बताइए कार और गीज़र का कहीं मिलन हो रहा है, अभी वही चीज़ मैं कह रहा था, कह रहे हैं बिल्कुल नहीं, तो काटिए इसको गलत। कह रहा है कुछ गीज़र कार है, उसी क्वेश्चन को पलट करके पूछ दिया तो भी काटिए गलत। अब या तो कह रहा है ना तो निष्कर्ष 1 ना ही निष्कर्ष 2 पालन करता है, तो ऑप्शन बी पे हम टिक लगाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, चलिए देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहे HIJKLM 6 लोग एक समूह चर्चा के लिए एक वृत्ताकार मेज के परितक मेज़ के केंद्र की ओर मुख करके बैठे। देखिए जब भी मेज़ के केंद्र की ओर मुख करके बंदे बैठे रहेंगे, कितने 6 हैं, तो 6 को हम बना लेंगे और ये आपका केंद्र हो गया कि सर्किल का वृत्ताकार मेज़ है, तो वृत्ताकार हमने बना लिया और इस तरीके से हमने 6 को एडजस्ट कर लिया। अब इसमें जो नीचे वाले पोर्शन होते हैं, नीचे वाले बंदे होते हैं, वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं दाहिना बायां, क्योंकि नीचे से जो हमारा दायां रहेगा वो उनका दायां हो जाएगा। और एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, एक छोड़ एक, इस तरीके से हम टिक लगा देंगे। जिधर मैंने टिक लगाया वो उनका दायां, जिधर नहीं लगाया वो उनका बायां हो गया। क्लियर। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उस हिसाब से सेट करेंगे। क्वेश्चन में पहले क्या कह रहा है कि एच जो है जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। एच देखिए पहला जो सेंटेंस कहेगा उसको हम जहाँ चाहे फ्री हैं, आज़ाद हैं, जहाँ चाहे उसको सेट कर लीजिए, लेकिन बाकी फिर दूसरे में फिर आपको कन्फ्यूज़न होगी और उस हिसाब से सेट करना पड़ेगा। क्या करें, एच जो है जे के दाईं ओर, जे को मान लीजिए मैं यहाँ पे रख देता हूँ, कहीं पर भी आप रख सकते हैं, दिक्कत नहीं होगी। जे के दाईं ओर, जे का दायां इधर है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन है, एच है। एच जे के दाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पहला स्थान खाली छोड़ देंगे ये वाला और जे को हम वहाँ पे रख देंगे। क्लियर। दाईं ओर, दाईं ओर कह रहा है तो दाहिना इधर होगा जिधर बिंदी है। आगे कह रहा है एल एच के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब एल को कह रहा है एच के बाईं ओर, जिधर बिंदी नहीं है, एच का बायां इधर है और तीसरा स्थान 1 2 3, तीसरा स्थान है कौन है, एल है। एल को हम यहाँ पर रख देंगे। आगे कह रहा है एम के ठीक बगल में नहीं बैठा है। एम को कह रहा है के ठीक, अभी तो के का फाइनल ही नहीं हुआ तो इसको छोड़िए लाइन को, आगे पहले पढ़िए। आगे कह रहा है के जो है एल के ठीक बगल में बैठा है। के को कह रहा है कि एल के ठीक, यानी के कहाँ होगा, एल के बगल में बैठा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि एम जो है के ठीक बगल में बैठा नहीं है, यानी जो यहाँ पे जगह खाली है वहाँ पे हम एम को नहीं रख सकते, क्योंकि कह रहा है एम जो है के ठीक बगल में नहीं बैठा है, तो इसलिए एम को हम यहाँ पर रखेंगे। एक जगह खाली है, एक बंदा बचा हुआ, आई रखें चाहे न रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन इससे रिलेटेड ना हो। आगे कह रहा है एल के दाएं और दूसरे स्थान पर कौन है, एल यहाँ पर है, इसका दायां इधर है और दाएं पर दूसरे स्थान पर एम है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इतना इजी तरीका, इतना सिंपल तरीका और कुछ भी नहीं हो सकता दोस्तों, समझ में आ गए, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कि यदि यह प्रश्न निम्नलिखित 3 अक्षरों वाले शब्दों पर आधारित है, बैट है, डिग है, फिट है, विन है, बाएं से दाएं। कह रहे यदि प्रत्येक शब्द से पहले टी जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा। देखिए वो अलग बात है कि अगर आपने लैंग्वेज में इंग्लिश के बजाय हिंदी चूज़ कर रखा है, लेकिन फिर भी इंग्लिश की उतनी नॉलेज होनी चाहिए कि जो बेसिक मीनिंग होती है वो तो याद होनी चाहिए।
कुछ बेसिक चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, तब जा करके ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर देखिए बैट को पहले उठाते हैं। बैट कह रहा है कि प्रत्येक अक्षर से पहले, अगर हम यहाँ पर टी लगा दे तो टी बैट कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरीके से डी को अगर उठाते हैं, टी से इससे पहले लगा दे टी डी, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरीके से फिट को उठाएं, टी लगा दे टी फिट, कोई मतलब नहीं निकलेगा। इसी तरीके से विन में अगर टी लगा दे तो ट्विन बन जाएगा, जुड़वा, जो कि जिसका मतलब होता है जुड़वा, यानी इसका मतलब निकलेगा तो केवल विन। विन आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों क्या कह रहा है, कैलेंडर से रिलेटेड है। कह रहे यदि आज सोमवार 22 जनवरी 2020 है तो आज से 100 दिन बाद कौन सी तिथि और दिन होगा। ये देखिए बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ दिया। अगर सिर्फ दिन कहता तो सेकंडों का काम था, लेकिन तिथि कर दिया तो थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो गई। दिक्कत कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा समझने में आपको, मुझको समझाने में थोड़ा सा टाइम लगेगी। टाइम का मतलब ये प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा, बहुत लंबा नहीं जाएगा, 1 से 2 मिनट। अब यहाँ पर देखिए 22 जनवरी 2020, 22 जनवरी 2020 को कह रहा है कि क्या है, सोमवार है। तो आज से 100 दिन बाद, आज से 100 दिन बाद को छोड़िए, पहले हम क्या कहते हैं, कौन सी तिथि होगी और दिन का हो। पहले हम तिथि निकाल लेते हैं। तो 100 दिन बाद देखिए 22 जनवरी है, इसमें कै दिन बचा हुआ है, आपको पहले पता होना चाहिए कौन सा दिन कितने, कौन सा महीना कितने दिन का होता है। तो आपके लिए क्वेश्चन हवाई हो जाएगा, बस इतना जाने। तो अप्रैल नवंबर, देखिए जानिए इसको, नवंबर, जून, सितंबर। मानो ये है 30, 28 दिन की और 29 दिन की फरवरी है, बाकी सब 31। ये रूल होता है। 29 की फरवरी कब होगी, जब लीप ईयर होगा तब। जैसे 2020 क्या है, लीप ईयर है कि नहीं, कैसे चेक करेंगे, 4 से काटिए, 4 से कट गया यानी ये लीप ईयर है। अब चलिए चलते हैं। अब 22 जनवरी है, 22 जनवरी में और कितने दिन बचे हैं। 22 जनवरी में आप कहेंगे कि 22 जनवरी में 8 ये हो गए, 30 जनवरी तो होती है अप्रैल नवंबर जून सितंबर, ये तो 31 का महीना होता है। तो कहेंगे कि इसमें 7 दिन बचा हुआ, 7 दिन जनवरी का बचा। चलिए ठीक है, हमें 100 दिन आगे तक जाना है। अब दोस्तों जनवरी के बाद आता है फरवरी, एफ आता है। तो एफ लीप ईयर है तो 29 का होगा। उसके बाद क्या आता है, फरवरी के बाद आप कहेंगे मार्च आता है। मार्च कितने का होता है, कहेंगे अप्रैल नवंबर जून सितंबर, जब 30 का तो मार्च 31 का ना होगा, 31। उसके बाद आता है अप्रैल, एपी। अब देखिए यहाँ पर अभी 100 दिन नहीं हुए हैं, तो 100 दिन हमें करना है इसको। तो अप्रैल होता है 30 का, चलिए 30 जोड़ लेते हैं। अब कितना दिन हुआ देख लीजिए, तो आप कहेंगे कि 9, 7, 1, 8, 9, 8, 17, 17 का मतलब 7, यानी कि हो गया कितना दिन दोस्तों, जोड़ लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिस्टेक हो गई, यहाँ पे 9 दिन होगा। यहाँ पे 22 जनवरी न है तो यहाँ पे 8 इसमें अभी बचा हुआ है, और 31 का महीना होता है 9, यहाँ पे गड़बड़ हो गया था। चलिए यहाँ पे 9, 1, 10, यहाँ पर 99 हो गया, 99, अभी 1 दिन बचा हुआ है। तो यानी कि हम पहुँच कहाँ जाएंगे, मई में, 1 मई को। तो इतना फाइनल हो गया कि जो हमारी तारीख और दिन महीना होगा वो 1 मई होगा, 1 मई 2020 होगा। इतना फाइनल है। बाकी दिन कौन सा होगा उसको कैसे फाइनल करेंगे, चलिए उसके लिए हम क्या करेंगे, जो 100 है ना उसमें हम 7 से भाग दे देंगे। सप्ताह में 7 दिन होता है, तो दिन निकालने के लिए 7 से भाग देंगे। आप कहेंगे 7 करने 7, 3 बचा 30, फिर कितना बचेगा, 7 चौको 28, 2, जो रिमाइंडर आपका बचा हुआ 2 उसी को इस सोमवार में जोड़ देना है, तो आएगा बुधवार, यानी 1 मई 2020 को बुधवार का दिन। ऑप्शन बी इज द राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन घड़ी से रिलेटेड है। करें दोपहर 1:10:24 बजे घड़ी के घंटे और मिनट वाली सुई के द्वारा बनाया गया विरहत कोण, यही थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है, तो वो मैं बता दूं। विरहत कोण का मान जो होता है, विरहत कोण का जो मान होता है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। 360 डिग्री से छोटा और 180 डिग्री से बड़ा होता है। तो जब भी ऐसी कंडीशन विरहत कोण वाली लगा दे तो समझ जाइए कि बड़ा कोण पूछ रहा है। एक कोण का जो मान निकालना होता है, छोटे कोण का मान का जो सूत्र होता है आप जानते हैं, 60h, नहीं जानते हो जान जाइए 11m/2। इसी सूत्र से हम छोटे कोण का मान निकाल। अब छोटा कोण बड़ा कोण क्या होता है मैं बता रहा हूँ। जैसे 1:10 हो रहा है ना, तो आप कहेंगे कि यहाँ पर 1 है, यहाँ पे 2 है, यानी कि 1:10 का मतलब मिनट वाली सुई 2 पर होगी और घंटे वाली सुई 1 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगी, क्योंकि 1:10 हो रहा है। तो ये जो कोण होगा, ये वाला, ये थीटा जो एंगल है, ये सूत्र होता है इस कोण को निकालने का। लेकिन ये जो पूछ रहा है विरहत कोण, वो उसका मान 180 से ज़्यादा होता है। तो ये जो एंगल है पीछे वाला, वो आपका क्या हो जाएगा, विरहत कोण का मान हो जाएगा, यानी बड़े कोण का मान। तो पहले अगर हम छोटे कोण का मान निकाल लेते हैं, और पूरा होता है सर्किल में 360 डिग्री, 360 डिग्री में से छोटे कोण का मान घटा देंगे तो हमारा मामला सेट हो जाएगा, कुछ करने की फिर ज़रूरत नहीं है। तो चलिए यहाँ पर पहले 60h 11m, h और m की वैल्यू क्या होती है आप देखिए। जो 1:10 और 24 हो रहा है,
10 मिनट 24 सेकंड, वो आपका यहाँ पर h हो गया, ये आपका m हो गया। चूंकि सेकंड के रूप में नहीं होता है तो इसको भी हम मिनट में बदलने के लिए 60 से भाग दे देंगे। 60 से भाग देंगे, 12 से काट देंगे, 12 दूना 24, 12 5 60, 2/5 को 10 में जोड़ लेते हैं तो आपका हो जाएगा 50 2 52/5, 52/5। देखिए h का मान 1 है तो 60 करने 60 अंतर 11 और ये मान आया है मिनट का 52/5। अब यहाँ पर कर लेते हैं गुणा भाग जो भी करना है। तो अब बटे में 2 हैया है तो दोस्तों चलिए गुणा भाग करते करते साथ साथ जोड़ते घटाते। ये अंतर मैं इसलिए लगाता हूँ, माइनस क्यों नहीं लगाता, क्योंकि हमें माइनस में मान नहीं लाना है। इसका मतलब होता है बड़े में से छोटे को घटा देना। क्लियर है। अब यहाँ पर एलसीएम 5 आ जाएगा, 5 छक 300 हो जाएगा। और यहाँ पर अगर गुणा करते हैं तो एक लाइन में और लिख देता हूँ, 300 अंतर और यहाँ पर हो जाएगा 11 दूना 22, 11 5 55, 55 और 2 57। अब बटे में आपका ये 5 नीचे आ जाएगा तो ये 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। अब यहाँ पर ऊपर आपका क्या होगा, 272 अंतर घटाएंगे तो 272 होगा और 10 से भाग देंगे तो 27.2 हो जाएगा। इस 27.2 को हमें घटा देना है कितने से, 360 डिग्री में सही, क्योंकि ये छोटे का मान है, अब पूछ रहा है बृहद का। यहाँ पे 0 लगा देंगे, ये 8 दशमलव के बाद जिसके आंसर में 8 है वही बस है, पूरा ना घटा करके। इससे भी चेक कर सकते हैं तो सिर्फ ऑप्शन ए में दिख रहा है, बाकी पूरा भी चेक कर सकते हैं घटा करके। कौन सा बहुत मुश्किल वाला काम है, वो तो सेकंडों का काम है। तो दोस्तों ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ गई, मिलेंगे इसे शानदार धमाकेदार ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए